धन्यवाद मैडम। आज इस मंच पर आमंत्रित करने वाले सभी महादृष्टा ऑर्गेनाइजर्स को मेरा शतवंदन। आज मेरे जितने भी ध्यान बंधु इस प्लेटफॉर्म पर और जितने भी पीएमसी चैनल्स में ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे सारे ध्यान बंधुओं को मेरा आत्म प्रणाम। आज ये कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं एक बार ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को नतमस्तक करके आत्मवंदन करती हूँ। आज का जो स्वाध्याय योग है, वो शुरू करने के पहले मैं आपसे थोड़ा कुछ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को मालूम पड़े कि ये टॉपिक, ये जो विषय मैंने चयन किया है और ये जो किताब मैंने चयन किया है, वो मैंने किस लिए चयन किया है। जब हम कभी भी मनुष्य के इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, या उसके विवेक के बारे में, या उसके कौशल के बारे में बात करते हैं, तो तकनीकी रूप से उसको 4 प्रकार से, मुख्य रूप से 3 प्रकार से उसे नापा जा सकता है। एक, उसे कहते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट। दूसरा, उसे कहते हैं इमोशनल कोशेंट। और तीसरा, सोशल कोशेंट। मैं इसे हिंदी में भी बताऊंगी, ये अंग्रेज के शब्द हैं, जिसका मैं विवरण हिंदी में अवश्य दूंगी। तो ये जो पहला कोशेंट है, वो ऐसा नाप है जो हमारे इंटेलिजेंस को नापता है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट का, उनका कहना है। तो ये जो पहला कोशेंट हम कहते हैं, जो हमारा एक नाप है हमारे कौशल का, वो क्या नापता है? वो ये नापता है कि हम कितने कुशल पूर्वक चीजों को याद करते हैं या रट्टा मारते हैं। जैसे कि हमने अगर गणित किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये चीजें हम कितनी जल्दी याद करते हैं। तो हम में से कुछ लोगों को ऐसे चीजें याद करने में थोड़ा बहुत समय लगता है, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो एक बार देखते ही चीजें याद कर लेते हैं। तो ये जो हमारे ये रट्टे मारने की ये जो क्षमता है, उसे अंग्रेजी में एक बहुत अच्छे नाम से इंटेलिजेंस कोशेंट के नाम पर जाना जाता है। जो दूसरा नाप मान मैंने जो बताया था, इमोशनल कोशेंट, वो हमारे मनोभावनाओं का नाप है। जब हम कहते हैं मनोभावना का नाप, वो हमारी वो कौशलता है जो हमें अपने मनोभाव और हमारे समाज के मनोभाव को डील करने की क्षमता देता है। जैसे कि हम अपने चारों लोग, जो लोग हैं हमारे समाज में, उनसे हम किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं, हम कितने ऑनेस्ट हैं, हम अपने बाउंड्रीज का कितना कदर करते हैं, हम कितने हम्बल हैं, हम कितने जेन्युइन हैं। ये सब चीजें हमारी ये मनोभावना वाली कोशेंट नापती है। तो ये सब, ये जो नाप मैं बता रही हूँ, जैसे इंटेलिजेंस कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है, ये बहुत जरूरी है इस समाज में जीने के लिए। ये जो तीसरा कोशेंट है, जो अधिक से अधिक रूप से हमारे समाज में उपयोगी है, जिसे हम कहते हैं सोशल कोशेंट, ये हमारे सामाजिक व्यवहार को नापता है। इसे कहते हैं हम सोशल कोशेंट। ये हमारी वो क्षमता है जिससे हम लोगों के साथ दोस्ती बना के रखते हैं, और कितने कितने लंबी ड्यूरेशन के लिए हम अपने रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है मेरे दोस्तों, पहला था जो हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट है, दूसरा हमारा इमोशनल कोशेंट है, हम अपने मनोभावनाओं को किस प्रकार डील करते हैं, और तीसरा जो है मैंने बताया सोशल कोशेंट, जिसे हम कहते हैं हमारा सामाजिक रूप से, जिसे हम नापते हैं, हम किस स्तर पर हैं, हम लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सो ये 3 चीजें तो हमको मालूम है, हमने कहीं ना कहीं तो ये चीजें पढ़ी होंगी कि अगर मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो ये तीनों का कुछ स्तर तक होना आवश्यक है। अगर ये स्तर बहुत गिर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और तब हमें मालूम है हम कहाँ पहुंच जाते हैं। पर अधिक से अधिक लोग का ये जो 3 प्रकार का ये जो नाप दंड है, वो सामान्य रूप से ठीक ही रहता है। पर एक चौथा जो नाप दंड है मेरे दोस्तों, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्सिटी कोशेंट। और ये जो एडवर्सिटी कोशेंट है, कोशेंट का मतलब है वो एक प्रकार का नाप है
जैसे हम सेंटीमीटर नापते हैं और जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंस कोशेंट, हमारा ये सामाजिक कोशेंट, इस प्रकार ये भी एक नापमान है जो नापता है, एक दंड है, उसको कहते हैं एडवर्सिटी कोशेंट। तो इस एडवर्सिटी कोशेंट का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि ये क्या नापता है? ये नापता है कि जब जिंदगी में हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि हम जिंदगी के ये जो उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, तो हम ऐसे ये जो रफ पैचेस जिसे हम कहते हैं जिंदगी में जो उतार चढ़ाव के जो रास्ते हैं, तो ये हम वो नापता है कि हम इस प्रकार के जो हमारी जिंदगी से किस प्रकार गुजरते हैं और इसमें से किस प्रकार हम अपना दिमाग खोए हुए बाहर आ सकते हैं। तो एडवर्सिटी कोशेंट एक तरह से ये देखता है कि हमारे पास जो जब भी हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो या छोटे हो, हम किस प्रकार उसे फेस करते हैं और क्या हम उस ठीक प्रकार से बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते। और जो लोग ढंग प्रकार से नहीं आ पाते मेरे दोस्तों, हमें मालूम है उनका क्या हाल होता है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि आत्महत्या हम सुनते हैं। तो ये सामान्य रूप से वो कोशेंट है मेरे दोस्तों, जब लोग जिंदगी में आए हुए चैलेंजेस को पूरी तरह से फेस करने की क्षमता नहीं रखते, तो जब वो उससे उसमें से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते, तो इन सब दौर से उन्हें गुजरना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इसका जो नापने की ये जो कोशेंट है, उसे ही हम एडवर्सिटी कोशेंट कहते हैं। इसके पहले हम इतना सुनते नहीं थे एडवर्सिटी कोशेंट मेरे दोस्तों, पर कुछ दशाब्दियों से ये जो एडवर्सिटी क्वोशंट बहुत ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो अगले 1 घंटे तक दोस्तों जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो हम इसी क्वोशंट, ये जो नापमान है, ये एडवर्सिटी क्वोशंट, कि जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम उसको किस प्रकार डील करके उसमें से किस प्रकार हम बाहर आ पाते हैं। और अगर नहीं आ पाते तो क्यों नहीं आ पाते? अगर हम आ पाते हैं तो वैसी कौन सी चीज है जिसके कारण हम उसमें से भली भांति बाहर आ सकते हैं। तो अगले 1 घंटे तक मेरे दोस्तों हम इसी चीज को जरा और गौर से देखने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे जिंदगी में ये जो उतार चढ़ाव के तूफान हम फेस करते हैं, तो उस तूफान से हम कैसे सामना करके भली बाती, मतलब सैनिटी से ज्यादा, बिना कोई उतार चढ़ाव के हम बाहर आ पाते हैं। तो जो हम जिंदगी के उतार चढ़ाव कह रहे हैं मेरे दोस्तों, ये हमारी ये जो नेगेटिव इमोशंस है, जो हम हमारे चारों ओर की परिस्थितियों के कारण जो भी भावनाएं हमारे मन में आती हैं, अगर वो पॉजिटिव होती हैं तो उसके बारे में हम चिंता ही नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई फेस करने का इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो जब भी हम समस्या कहते हैं तो वो नेगेटिव इमोशंस के बारे में ही बात करते हैं। तो ये जो हमारा करंट सिचुएशन है मेरे दोस्तों, ये जो 3-4 महीने से हमारे पूरे विश्व में जो एपिडेमिक फैला हुआ है, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आज जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही एकदम करेक्ट है। क्योंकि ऐसे कई लोग जो कितने सालों से बड़े ही सक्सेसफुल प्रूव करते आ गए, जो ऐसी ऐसी नौकरी करते आए, काफी स्ट्रेस उन्होंने बड़े आराम से झेल लिया, जिंदगी में छोटे बड़े जितनी भी चीजें आए उन्होंने काफी अच्छे से झेल लिया। पर पिछले 3-4 महीने से ऐसे लोग भी टूट रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि जिस तरह का हम सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं, ये सिर्फ शारीरिक और हेल्थ के रूप से ही नहीं, उसके कारण जो जो प्रभाव हमारे समाज पे पड़ रहे हैं, वो मनुष्य के लिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए ठीक तरह से लेना उतना आसान बात नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया था कि मैं होलिस्टिक काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे दोस्तों आजकल मेरा ये जो होलिस्टिक काउंसलिंग जो मैं कर रही हूँ, उसमें काफी ज्यादा से ज्यादा केसेस आजकल मेरे पास जो आ रहे हैं, वो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये कोरोना से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जाएं कि आप काउंसलिंग करेंगे, वैसे वाले नहीं मेरे दोस्तों। पर ये कोरोना का ये जो प्रभाव है, वो लोगों की जिंदगी में सामान्य रूप से नौकरियों पर, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, फैमिलीज टूट रहे हैं, काफी पास जो फैमिली के काफी क्लोज लोग हैं,
काफी फैमिलीज में काफी लोग गुजर गए हैं। तो ये सब का ये जो प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। मतलब हमने इस प्रकार का ये जो तूफान, ये जो कोरोना वाला तूफान हमारे समाज में जो चल रहा है, वो हमने पहले इस रूप से देखा नहीं है। शायद सेंचुरीज पहले कभी आया होगा, पर आपके और मेरे जिंदगी में जो हमारा ये जो जीवन हम काल का हम देख रहे हैं, हमने इतना बड़ा एपिडेमिक कभी नहीं झेला है मेरे दोस्तों। तो जब मैं ये काउंसलिंग करती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि ये जो कोरोना का ये जो कोरोना तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है, वो कुछ और भी हो सकता था। ये जो प्रभाव जो समाज में फैल रहा है, उसके कारण अच्छे से अच्छे लोग टूट रहे हैं मेरे दोस्तों। तो जब हम इस माहौल में ये जो एडवर्सिटी कोशंट मैंने बताया था, जो ये देखता है कि हम ये जीवन के उतार चढ़ाव से हम कैसे गुजर सकते हैं, जब मैं उस रूप से देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि ऐसे कई लोग जो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग समझते थे, वो भी टूट रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ऐसे माहौल में ये जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही जरूरी है। तो आज मैंने एक ऐसी किताब पिक की है मेरे दोस्तों, जो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है अपने समाज के बारे में, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो एक बार मैं होस्ट से ये पूछूं, कैन आई शेयर अ स्क्रीन इफ यू डोंट माइंड होस्ट? Yes, madam, you can share. थैंक यू। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये किताब का ये जो मैंने कवर आपसे शेयर किया है, उसका नाम है, अंग्रेजी है ये, मैं आज उसका हिंदी में विवरण दूंगी। इस किताब का नाम है फियर, एसेंशियल विजडम फॉर गेटिंग थ्रू द स्टॉर्म। मतलब ये है, किताब का नाम फियर है, जो हम हिंदी में कहते हैं भय। और हम काफी डिटेल में विस्तार में बात करेंगे कि किस तरह का भय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत किताब है मेरे दोस्तों, जो हमें एक ऐसा विजडम देती है। विजडम को हम हिंदी में कहते हैं विवेक। ये हमें एक ऐसा विवेक प्रदान करती है कि चाहे जिंदगी में किसी भी प्रकार का तूफान हो, तो हम उसमें से बाहर आ सके। ऐसा हमें कई लाइफ स्किल्स ये किताब देती है। सो इंग्लिश में ये कहते हैं यहाँ पर कि एसेंशियल विजडम फॉर गेटिंग थ्रू द स्टॉर्म। और इनके ये जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनका नाम है तिश नाथ हाँ। और ये बहुत ही ग्रेट ऑथर है। तो मैंने सोचा ये किताब का कवर आपसे शेयर कर लूं, ताकि आपको मालूम पड़े मैं कौन से किताब के बारे में बात कर रही हूँ। सो मेरे दोस्तों, मैं अब ये शेयर स्टॉप करती हूँ। तो आज जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ, वो इसी किताब के बारे में है मेरे दोस्तों। तो ये किताब के इंट्रोडक्शन के पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एडवर्सिटी कोशंट है, ये हमें ये दिखाता है कि हम जिंदगी में आए हुए उतार चढ़ाव से हम किस प्रकार बाहर आ सकते हैं। तो जिंदगी में आए जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा पहले ज्ञात कर ले, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस किताब में किस तरह के भय के बारे में बात किया है। ये क्या ऐसे भय है जो हर एक को सामना करना पड़ता है? अगर ये भय हर एक को सामना करना पड़ता है, तो इसमें से निकलना मनुष्य के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है? और इससे बाहर निकलने के लिए लेखक ने हमारे पास कौन से ऐसे स्किल्स हमारे साथ शेयर किए हैं? तो दोस्तों, मैं ये कोशिश करूंगी कि अगले 1 घंटे में जितना हो सके हम इस किताब के जो अनमोल हीरे हैं, वो हम एक दूसरे से शेयर कर पाए। तो हमारी जो जिंदगी है, वो बहुत ही अद्भुत क्षणों से भरी हुई है। अद्भुत क्षण से भरी हुई है, पर उसके साथ साथ बहुत कठिन क्षणों से भी भरी हुई है। तो जैसा हम जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक परोसा हुआ थाल ही नहीं है मेरे दोस्तों। खुशी के साथ साथ हमारे दुख के पल भी हमारे साथ होते हैं। पर हमारी ये जो क्षमता है कि जब हम खुश रहते हैं, उस खुशी के पीछे भी हमारा एक डर रहता है, जो फियर हम कहते हैं। वो एक भय है, हमारे हमारे दिल में हमेशा एक भय का बैकग्राउंड हमेशा कायम रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है मेरे दोस्तों? 1 मिनट हम उसके बारे में बात करें। तो हमारा भय ये रहता है कि जो खुशी का मौका है, जो हमारे सामने है, वो हमें मालूम है कि वो जरूर पूरा हो जाएगा, जल्दी वो निपट जाएगा। तो हमें उसका भय है कि जो खुश हम अनुभव कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। एक वो डर हमारे पास हमेशा रहता है। तो जो खुशी के जो मौके होते हैं, उसे भी हम संपूर्ण रूप से
अनुभव नहीं कर पाते। दूसरा भय हमें हमेशा ये रहता है कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं सब वो भय के वो सब कारण बता रही हूँ जिसके कारण हम खुशी के मौकों पे भी खुश नहीं रह पाते। और एक डर हमारे पास हमेशा रहता है कि जिसे हम अत्यंत प्रेम करते हैं, शायद हम उन्हें खो देंगे। और आजकल के कोरोना के माहौल में ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं मेरे दोस्तों जो समाज में लोग फेस कर रहे हैं। और हमें हमेशा अपने सुरक्षा का भय रहता है। हम कहीं भी रहें, हमारे मन में ये रहता है कि क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं, और वो भय भी हमें हमेशा खाता जाता है। हमारा सबसे बड़ा भय जो है मेरे दोस्तों वो ये है कि एक दिन हमारा ये शरीर काम करना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो शरीर काम करना बंद हो जाएगा, ये बात हम जानते हुए भी हर सेकंड डरते हुए ही जीते हैं मेरे दोस्तों। तो भले ही हमारे आंखों के सामने भले ही काफी खुशी के मौके हो, पर ये जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में हमारे ये जो भय है, जो भय के तय है, वो हमें संपूर्ण रूप से खुश होने नहीं देता। और काफी बार यही होता है कि जब हम बैठे रहते हैं तो ये जो भय और ये जो सौरो जो हमारे मन में रहता है, वो सोच हमारे सामने बार बार आता रहता है। और हम जानते हैं वो कहाँ से आता है, वो हमारे बीते हुए क्षण। सो जो भी हमने हमारे बीते हुए क्षण में जो भी हमने मुश्किल के दौरान से हम गुजरे हैं, वो जो अनुभव है वो हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं। भले ही सामने सिचुएशन ऐसी नहीं है, पर हम अपने पास्ट के बारे में बार बार उसको अनुभव करते हैं। और ये एक आदत सी हो गई है हमारे मानव जाति की कि जो बीत गई सो बात गई वाली बात तो सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है। जो बीत गई वो कभी भी बात जाती नहीं है मेरे दोस्तों, वो हमारे वर्तमान से हमेशा भिड़ती रहती है। और हम क्या करते हैं इसके कारण हम बार बार अपने पास्ट में जाते रहते हैं, और जो कुछ बीत गई उसको बार बार हम पिक्चर के जैसे उस रील को घुमा घुमा के देखते ही जाते हैं। भले ही हमें मालूम है कि वो रील हमें दुख देती है, पर वो हमारी आदत बन गई है। और एक तरह का एडिक्शन है वो कि हम बार बार हमारे पास में जाके उन सब सीन्स को हम फिर से रिवाइंड करके न चाहते हुए भी देख लेते हैं मेरे दोस्तों। तो आप देखते तो हो, पर अगर इन यादों को अगर आप बार बार बिना जागरूकता के या बिना सचेतना के अगर आप सिर्फ ऐसे ही रील घुमाते गए, तो जब भी आप वो रील घुमाएंगे तो आप दुख का ही सामना करेंगे। क्योंकि रील घुमाना आपकी आदत हो गई है। पर रील घुमाते समय अगर आपने जागरूकता को कहीं रख दिया है, तो आपके पास भय के साथ साथ सफरिंग, ये दोनों बिल्कुल कपल्ड होते हैं मेरे दोस्तों। जहाँ भय रहता है वहां पे सफरिंग होता है। सफरिंग मतलब दुख होता है। तो भय और दुख बिल्कुल एक जुड़वा बहन या जुड़वा भाइयों के साथ जैसे होते हैं। और ये तो हमारे पास की बात है। और यही नहीं मेरे दोस्तों, जब हम आगे के बारे में सोचते हैं, मनुष्य की दो ही चीजें रहती हैं, उनकी दो ही वीकनेस है। या तो पिछले जो बीत गई उस बात को घुमा घुमा के देखा, अगर वो नहीं किया तो आगे आने वाले कल के बारे में हमें बहुत उत्सुकता रहती है। क्योंकि आने वाला कल ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है। न मालूम होते हुए भी हम फिर भी काफी प्लान करने की कोशिश करते हैं। प्लान करने में कोई गलत बात नहीं है मेरे दोस्तों, पर वो प्लान करते करते हम उसमें इतनी ऐसी तरह से डूब जाते हैं कि वहां पर भी हम अपने जागरूकता को पूरी तरह से खो जाते हैं। तो ये दो चीजों में जो कॉमन चीज हम देख रहे हैं वो हमारी जागरूकता है। जब हमने पास्ट को विजिट करने की कोशिश की, वहां भी हमने अब जागरूकता को एक बगल में रख दिया। जब हम भविष्य के बारे में प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी हम जागरूकता को बगल में रखकर बिल्कुल उसमें डूब गए हैं। तो ये बात मैं जरा आपको गौर करने के लिए कह रही हूँ। या अगर हमने किसी से कहा कि भाई देखो ऐसे डूब मत जाओ अपने प्लान में, तो हम हमारे पास दो ही विकल्प रह जाते हैं। या तो हम प्लान ही नहीं करते, अगर हम करते हैं तो उसमें पूरी तरह से घिर जाते हैं। इस तरह से उसमें घिर जाते हैं कि दोस्तों, आने वाले कल से जो हमने अभी तक फेस नहीं किया है, उसमें से भी हमें एक ही सामना करना पड़ता है, वो डर। तो हमारा डर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं हमारे पास्ट से और हमारे फ्यूचर से। तो अगर ये जो हमारा डर पास्ट और फ्यूचर से इतना आ रहा है, तो हमारे पास एक और विकल्प है। जो हमारे पास है वो वर्तमान है हमारे पास। तो अगर वर्तमान में रहकर हम इस डर को दूर कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उस वर्तमान से थोड़ा और अधिक
परिचय रखें। जब हम अपने वर्तमान से ट्रूली एंकर्ड रहते हैं कि वहां पर हम थोड़ा डट के वहां से हम अगर हमारे भूतकाल और भविष्यकाल का सामना करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो वर्तमान वर्तमान में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें भय का सामना करने की शक्ति देती है? जब हम वर्तमान में डट जाते हैं मेरे दोस्तों, तो हम जिस प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते हैं उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। जब हम वर्तमान से जो भी चीज करते हैं उसे संपूर्ण माइंडफुलनेस, और हिंदी में उसे कहते हैं सचेतन। जो भी हम कार्य वर्तमान से करते हैं वो संपूर्ण चेतना से करते हैं, और इसीलिए जब हम चेतना को हमारे कार्य में ले आते हैं तो डर भाग जाता है मेरे दोस्तों। और आज हम हमारे टॉपिक में थोड़ा और उसी के बारे में हम गौर करेंगे। इस बात को ऑथर ने इतनी इतने अद्भुत तरीके से, इतने सरल तरीके से हमारे तक लाने की कोशिश की है इस किताब के जरिए। तो हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर वर्तमान के पास इतनी शक्ति है तो आप अपने भूत में और भविष्य में इतना उलझिए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके भय का कारण इन दोनों अवस्थाओं में आपके पास आ रहा है। और अगर आप वर्तमान में डट गए हैं तो आप ये जो वर्तमान का ये जो प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि यहाँ रहते हुए आप अपने भविष्य और भूतकाल को बिना एंजाइटी के भी डील कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि वर्तमान के पास इतनी शक्ति इसलिए है क्योंकि वर्तमान में आप संपूर्ण जागरूकता के साथ हैं। तो बात भविष्य और भूतकाल गलत होने की नहीं है। आप भूतकाल में हुए चीजों को बार बार देख सकते हैं, पर बात यह है कि आप जागरूकता के साथ देखिए। अगर आप पास्ट में जाना चाहते हैं या भविष्य में जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर उसमें डूब नहीं जाइए, उसमें खो न जाइए। क्योंकि जैसा कि ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी पर, जैसा कि हम लोग काफी लोग ऐसे जीते हैं मेरे दोस्तों कि हम भूतकाल में ही जीते हैं, जो हो गया उस रील को घुमा घुमा के देख देख कर हम वर्तमान पूरा हम अपना गवा देते हैं, क्योंकि हम अपना वर्तमान हमारे भूतकाल के द्वारा जीने की कोशिश करते हैं। और इसमें ऑथर ये कहते हैं कि ऐसा न करिए, क्योंकि ये जो भूतकाल है वो एक गोस्ट है। गोस्ट का मतलब वो होता है दोस्तों, गोस्ट क्या है? जो आपके पास बॉडी फॉर्म में नहीं है, जो कभी एक बार मनुष्य रूप में था पर अब मनुष्य नहीं है। तो इसीलिए पास्ट को, भूतकाल को गोस्ट का नाम दिया है। गोस्ट का मतलब है, हिंदी में हम कहते हैं भूत। इसीलिए इस वहीं से भूतकाल और भूत वही हुआ ना, कि जो आपके सामने अपने रूप में उपस्थित नहीं है, वो गोस्ट हुआ। गोस्ट का मतलब यह है कि वो अनरियल है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। और और जब भी हम अपने पास्ट को ऐसे मूवी रील की तरह, पिक्चर्स की तरह घुमा घुमा के देखकर उसमें डूब जाते हैं, तो दोस्तों एक बात जो होती है वो ये होती है कि हम फ्री नहीं रहते हैं। हम उसमें पूरी तरह से बॉन्डेड हो जाते हैं, उसके स्लेव्स बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। और जब हम ये ज्ञात करते हैं कि, जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि हम हमारे भूतकाल को बार बार घुमा घुमा के देख के हमारी सारी जिंदगी उसमें बिता रहे हैं, जब ये भाव हमारे पास आता है, वहीं से हमारी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है मेरे दोस्तों। जब तक हम अनकॉन्शियस जीते रहते हैं, अनकॉन्शियस का मतलब ये हुआ कि हम हमारे पास ये भी ज्ञात नहीं रहता कि हम अपनी जिंदगी ऐसे बिता रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होता। जिस दिन हमें ये बात का ज्ञात हो जाता है कि हमारी जिंदगी हम इस तरह भूतकाल में जी रहे हैं, वहीं से हमारी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस का शुभारंभ वहीं होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑथर हमारे साथ ये शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वर्तमान से जीने की कोशिश करें तो आपको किसी भी चीज के भय करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप वर्तमान में पूरी तरह से प्रेजेंट हो तो वहीं पर जिंदगी है। अगर आप वर्तमान में नहीं है तो आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, क्योंकि आप हालांकि शारीरिक रूप से यहाँ पर हैं पर आप यहाँ नहीं है। आप अपने लिए भी यहाँ नहीं है, ना ही अपने फैमिली के लिए, ना ही अपने प्रिय लोगों के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। और दोस्तों इसको मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। काफी बार हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं या डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं,
सब साथ मिलके खाते हैं, पर सब अपने अपने फोन्स पर लगे रहते हैं हम लोग, और वो फोन्स पर हम जो भी देखते रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम साथ बैठ के कार खा रहे हैं, पर क्या हम सच्ची में वहां बैठकर खा रहे हैं? हमारा जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है वो वर्चुअल रूप से कहीं और है। और इसी तरह जब हम भूतकाल में रहकर जीते हैं, तो ये उदाहरण जो है वो उसमें भी उतना ही एप्लीकेबल होता है मेरे दोस्तों, कि हम जिंदगी तो जी रहे हैं पर हम वहां है नहीं, ना अपने लिए है ना अपने लोगों के लिए है। तो अगर हम वहां नहीं है तो फिर हम कहाँ हैं? है ना दोस्तों? अब यही तो बात हुई। अब मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ हो पर आप यहाँ हो नहीं। आप शारीरिक रूप से यहाँ हो पर आप मानसिक रूप से यहाँ नहीं हो। उसका मतलब यही हुआ कि आपका शरीर यहाँ है पर आप यहाँ से जी नहीं रहे हैं। तो फिर ऑथर ये पूछते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? तो ये हम कहाँ हैं, अगर हम इस प्रश्न पर गौर करें तो दोस्तों, हम बस भागे ही जा रहे हैं। जहां तक हम पीछे याद कर सकते हैं, हम हमेशा जिंदगी में भागते 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 आज भी भाग रहे हैं। हालांकि अगर हम आपके निद्रावस्था, अपने स्लीप में भी आप देख लीजिए, तो हम हमारे ये जो स्वप्नावस्था है उसमें भी हम पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं। हम भागे ही जा रहे हैं। पर हम क्यों भाग रहे हैं? भागने का भागने की वजह क्या है? जैसे आप कोई भी टाइम पर देख लीजिएगा, अगर आप रश हो रहे हैं कि आपको ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है, तो ये सब क्यों हो रहा है? हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम अपने अंदर के भय से भाग रहे हैं मेरे दोस्तों। उसका एक ही उत्तर है, अगर आपके मन में कोई भय नहीं है तो आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे दोस्तों, अगर मुझे ये आपके साथ यहाँ बैठना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन बंद करके यहाँ इस कमरे से निकल जाऊंगी। मतलब इन अदर वर्ड्स, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तो भागते हम कब है? जब हमें हमारा जो वर्तमान हमें पसंद नहीं आता, या जो हम फेस कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। तो हमारे इमोशंस अगर हमारे वर्तमान बन रहे हैं, तो उस भय से हम भाग रहे हैं मेरे दोस्तों। तो हम हमारी जिंदगी इस तरह जी नहीं सकते, ना ही इस तरह एंजॉय कर सकते हैं, अगर हम अपने समय और अपनी जो ऊर्जा है, हम वो पूरा कल, आने वाले कल और बीते हुए कल के बारे में ही अगर सोचते रहे, तो हमारी सारी ऊर्जा हमारी इसी तरह खर्च हो रही है। और जिंदगी का मतलब तो ये नहीं है मेरे दोस्तों। जिंदगी, जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स अ सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट। मतलब ये जो जिंदगी है वो एक त्योहार है, और वो इस तरह का त्योहार है जो हर सेकंड, हर पल उसे हमें मनाना है। पर अगर हर पल मनाना है तो हमें जागरूकता के साथ हर पल का अनुभव करना पड़ेगा ना। हम बीते हुए कल और आने वाले कल में उलझे हुए अपने वर्तमान के हर पल को तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि जब हम हमेशा इस तरह डरे डरे जिंदगी जीते रहते हैं, तो जो जिंदगी के अद्भुत पल हैं, जो हम जिससे गुजर रहे हैं, वो हम सारे मिस हो रहे हैं। जिस जिंदगी में वर्तमान में हम भली भांति खुश रह सकते हैं, हम वो सारे पल को अनदेखा कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और उसका कारण एक ही है, उसका कारण है हमारा डर। जब जब हम यहाँ पर वर्तमान में, यहाँ अभी इस क्षण में आ जाते हैं, तो एक बात का ज्ञात हमें हो जाता है कि जिंदगी में खुश रहने के जो भी कंडीशंस है, जो भी सिचुएशंस है, वो सब इसी पल हमारे सामने उपस्थित हैं। पर उसे जानने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत है। एक है अवेयरनेस और दूसरा है माइंडफुलनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं, एक तो हमें जागरूकता चाहिए और दूसरा हमें सचेतना, मतलब माइंडफुलनेस की आवश्यकता है। ये जो माइंडफुलनेस जो हम कहते हैं आजकल, ये तो बहुत बड़ा मतलब बज़वर्ड हो गया है। आप कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाइए, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस वर्ड सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम करना क्या चाहते हैं इस माइंडफुलनेस के द्वारा? तो ये जो माइंडफुलनेस का ये जो प्रैक्टिस है, वो हम ये कह रहे हैं कि ये इस प्रैक्टिस के द्वारा आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको इस पल यहाँ पर उपस्थित होना है।
तो आप ये कहेंगे मैं तो यहीं पर तो उपस्थित हूँ। आप फिजिकली उपस्थित हैं, पर आप क्या संपूर्ण रूप से इस पल के संपर्क में हैं क्या? पर जब भी हम ये अपने आप से ये प्रश्न करने की क्षमता रखते हैं मेरे दोस्तों, वो ही प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस है। और वो उसी उसी के द्वारा हम इस वर्तमान में अधिक से अधिक समय हम बिता सकते हैं, पर उसके लिए हमको ट्रेन करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 4 पेजेस किसी किताब में पढ़ लें और कहें कि हमें प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस बिल्कुल भली-भांति मालूम है, तो हम उस्ताद बन गए, उसके मास्टर बन गए। ऐसा नहीं मेरे दोस्तों, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। भले ही आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, भले ही आपको पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाता होगा, पर ये जो सचेतना की प्रैक्टिस है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, ताकि हम हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहे कि हमें इस क्षण, इस पल में आना है। और ये भी हमें ज्ञात करना है इस अभ्यास के द्वारा कि जिस खुशी के लिए हम इधर-उधर भाग रहे हैं, वो खुशी के सारे लक्षण, उस खुशी के सारे कंडीशंस इसी पल हमारे सामने मौजूद है। पर उसको पहचानने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने इस किताब में ये बात बहुत अच्छे तरह से बताई गई है कि आप भले ही कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आती हो, पर जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आप इस क्षण से आप जुड़ नहीं पाओगे। और जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करते हो, तो इसका जो पहला स्टेप है, इसका ये जो पहली जो सीढ़ी है, वो हमारे श्वास से शुरू होती है। जो जैसा कि हम तो श्वास के मास्टर्स हैं, जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे है वो सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग सब आनापानसति मेडिटेशन करते हैं, तो आप लोग को तो मैं साँस के बारे में इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे माइंडफुलनेस का ये जो पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, वो हमारे ये जो श्वास है, उसकी जागरूकता से शुरू होती है। तो श्वास की जागरूकता मतलब अम, श्वास की जागरूकता का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? तो ये बात हमें थोड़ा जानना है। तो जागरूकता का मतलब ये है कि श्वास तो हम लेते हैं, पर जब हम श्वास लेते हैं तो हमें पूरी तरह से अवगत होना है कि हम श्वास ले रहे हैं। अब देखिए, अगर आप 40 साल के हैं तो 40 साल से आप तो हर रोज श्वास ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्वास ले रहे हैं जागरूकता के साथ ले रहे हैं, आप अनकॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस का ये जो पहला स्टेप इस किताब में बताया गया है कि जब आप मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ मेरे दोस्तों, मैं आँख खोलकर अपने जीने की ज़िंदगी के बारे में बात कर रही हूँ। आप खुले आँख जीते हुए ज़िंदगी में भी जब आप जागरूकता के साथ श्वास लेना शुरू करते हैं, तब वहाँ से आपकी माइंडफुलनेस की जर्नी जो है, ये माइंडफुलनेस का ये जो अम, ये पूरी कहानी है, ये जो प्रैक्टिस है, वहाँ से शुरू होती है। तो इसको कहते हैं कि ये आपके श्वास की सचेतना अभ्यास यहाँ से शुरू होता है आपको। और जब आप जागरूक रूप से श्वास लेने लगते हैं, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है मेरे दोस्तों, वो धीरे-धीरे आपके ये जो डर डर जो होता है, मास्टर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो शरीर में फिजिकल शारीरिक रूप से कैसे कंडीशंस क्रिएट करता है, जैसे टेंशन हुए, आपके आपके पेट में मरोड़ होती है जब आपको टेंशन होता है, तो ये आपके डर के कारण है। तो ये जो आप माइंडफुल ब्रीथिंग जब शुरू करते हैं, तो उससे जो आपकी एनर्जी जनरेट होती है, वो आपके शरीर के जो टेंशन और उसके फीलिंग्स को रिलीज करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो जब भी आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे डर हुआ, जैसे गुस्सा हुआ, जैसे डिस्पेयर, मतलब आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए, तो जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ एनर्जीज क्रिएट होते हैं मेरे दोस्तों। और उस एनर्जी को आपके बॉडी से रिलीज करने के लिए आपको अपनी ब्रेथ एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ध्यान में हो तभी श्वास पर ध्यान दें। ये श्वास जो चीज है मेरे दोस्तों, वो आपको किसी भी टाइम पर, कैसी भी सिचुएशन में आपको ये बहुत वंडर्स, मतलब चमत्कार करती है आपके शरीर के साथ। और ये जो एनर्जी होती है, ये माइंडफुल ब्रीथिंग की,
वो बहुत ही कामिंग एनर्जी होती है, और वो एनर्जी, ये जो आपके नेगेटिव इमोशंस की जो एनर्जी है उसको नेगेट कर देती है, मतलब उसका सामना कर देती है, और इससे आपको कामनेस आ जाता है। तो अब धीरे-धीरे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेशन में तो हमें मालूम है क्या करना है। जब हम मेडिटेशन से बाहर हों और हम ऐसे नेगेटिव इमोशंस के दौरान गुजर रहे हों, तो एक हमने सीखा है कि हमें तुरंत अपने श्वास का सहारा लेना है, और जब उस समय पर हमें जागरूकता के साथ अगर हम श्वास लेना शुरू करें, तो उससे जो हमारी एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे नेगेटिव एनर्जी की सामना करने में काफ़ी लाभदायक होती है। और दूसरी चीज़ ये है, जो हमने माइंडफुलनेस के बारे में बात करते-करते पहले हमने श्वास के बारे में बात किया। दूसरा, ये जो माइंडफुलनेस का दूसरा सहायक ये होता है कि इसमें फोकस करने की शक्ति, मतलब कंसंट्रेशन करने की शक्ति बहुत होती है। मेरे दोस्तों, जब भी हम नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, जैसे गुस्सा हुआ, डर हुआ, तो हमारे कंसंट्रेशन करने की शक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अब देखिए, अगर आप बहुत गुस्से में हो तो आपकी नसें एकदम दुखती रहती हैं, दिमाग भन्ना जाता है, शरीर गर्म हो जाता है। उस क्षण में आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। ऐसे चीज में आपको ऐसे समय पर आपको माइंडफुलनेस की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे समय पर आप अगर अपने श्वास का सहारा ले, तो ये जो कंसंट्रेशन की शक्ति है वो आपके शरीर में फिर से आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं, और आपके माइंडफुलनेस और आपके कंसंट्रेशन के साथ-साथ आपका धीरे-धीरे आपका विवेक काम करने लगता है, क्योंकि जो एनर्जी आपके नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, उस सब को ये जो माइंडफुलनेस है, वो ब्रेथ माइंडफुलनेस की ये जो एनर्जी है उसको धीरे-धीरे उसको काबू में लेकर आ जाती है। तो ये सब के पीछे जो मेन चीज है मेरे दोस्तों, जैसे हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप जो इस किताब में बताया गया है, माइंडफुल ब्रीथिंग। माइंडफुल ब्रीथिंग मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, कि जब आप ब्रीथ कर रहे हो, पूरी जागरूकता के साथ ब्रीथ करिए। तो जब हम आनापानसति में हम आंख बंद करके जब श्वास लेते हैं, तो हम कहते हैं कि आप जैसे उच्छ्वास निश्वास, मतलब आप अंदर लेने वाले इनहेल और एक्सहेल पर आप फोकस कीजिए। तो फोकस का मतलब हम क्या कह रहे हैं उसमें, कि आप जागरूकता के साथ श्वास लीजिए। तो जो हवा अंदर आ रही है नाक में, आप उसको जागरूकता के साथ फील कीजिएगा, और जब आप एक्सहेल करते हो तो जो गर्म हवा आपके नाक से बाहर आ रही है, आप जागरूकता के साथ उस पर गौर कीजिए। तो ये प्रिंसिपल कोई अलग नहीं है मेरे दोस्तों। तो हम कह रहे हैं, जब आप मेडिटेशन में नहीं हो और आप ऐसे नेगेटिव इमोशंस से घिरे हुए हो, या अगर आप ऑफिस में हो और किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा हो, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, और ऐसे समय पर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे समय पर भी आप अपने माइंडफुल ब्रीदिंग, जिसका जो बेस है वो है जागरूकता। तो ये सब के पीछे मेरे दोस्तों जो सबसे बड़ा जो की है वो है जागरूकता, और ये जागरूकता ही माइंडफुलनेस है मेरे दोस्तों। और इस जागरूकता के बारे में कितना भी कहूँ मैं, बहुत ही कम होगा। हम लोगों ने इस साल के शुरू में 20-20 घंटे हम लोगों ने जागरूकता पर वर्कशॉप किया। जिसको इंटरेस्ट होगा, अगर किसी को अवेयरनेस वर्कशॉप में इंटरेस्ट हो, तो आप, हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरोजा सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप, आप आराम से मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसमें हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु तीनों भाषा में मैंने ऑलमोस्ट 20 घंटे अवेयरनेस वर्कशॉप किया है। पर हालांकि टॉपिक अवेयरनेस का है, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज हमारे टॉपिक में हम वापस आ जाते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर बात जो इस किताब में लेखक ने हमसे शेयर किया है, वो ये शब्द उन्होंने यूज किया है कि जब हम हमारी जिंदगी में ये जो इमोशंस है, ये जो जिसके किसके कारण आ रहे हैं, हमारे ये जो फियर है, हमारा डर है, हमारा गुस्सा है, हमारी ये जो जलन है, ये जो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स है, वो जब आते हैं तो एक तूफान की तरह आते हैं। और जब ऐसे तूफान में हम जकड़ जाते हैं, तो हम उस तूफान में से शांति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। उसे इतने अद्भुत रूप से एक तूफान की
तुलना करते हुए लेखक ने हमें इतने अच्छे संदेश दिए हैं इस किताब में। तो लेखक ये कहते हैं कि जब भी आपको लगता है कि एक गुस्से का, डर का या जलन का तूफान आपके अंदर उठ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे इस नेगेटिव एनर्जी को का सामना करने के लिए, इस नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये आपको पूरी तरह से निगल जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो ये बताते हैं कि जब भी आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ जाते हैं, जो आपको पूरी तरह से घेर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन इन भावनाओं को हम किस तरह गले लगा सकते हैं। सो हम आप सोचते होंगे कि नेगेटिव इमोशंस को गले लगाने की ज़रूरत क्या है? फिर से मैं बार-बार अपने अवेयरनेस वर्कशॉप पे जाती हूँ क्योंकि हमने इसी बारे में काफ़ी देर डिस्कस किया था। क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे दोस्तों अगर हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो बार-बार हमारे सामने आ जाती है और विकृत रूप से सामने आ जाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का सामना करना है तो पहले समर्पण, सरेंडर जिसे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी चीज का भय है तो पहले उसका सामना करना पड़ेगा आपको। बिना सामना किए आप किसी चीज को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले उसको आपको छूना पड़ेगा। आपके अंदर के तह में जो आपके डर की भावनाएं समाई हुई हैं उसको सबको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और वो बाहर निकालने के लिए आपको फिर से वो माइंडफुलनेस जैसा मैंने कहा था उसकी आवश्यकता आपको बहुत होगी। तो बिना जागरूकता से आप अपने अंदर छुपे हुए भय को बाहर लेकर नहीं आ पाते हैं। तो जैसे कि हमारे दिल में अगर काफ़ी दर्द है, हमारे यहाँ पर काफ़ी सॉरो है, क्योंकि हमारे पास्ट में हमारे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें गुज़री हैं, तो हम अपने कॉन्शियसनेस में उसको दबाकर हमारे कॉन्शियसनेस में इतना दबाते हैं कि उसको कहीं अंदर घुसाड़ देते हैं ताकि हम उसे देख नहीं पाए। क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि अगर वो बाहर निकल के आएगा तो हम उसका सामना नहीं कर पाएँगे। तो हम उसे अनदेखा करने की कोशिश करते-करते उसे हम अपने सबकॉन्शियस लेवल में इस तरह से दबा देते हैं मेरे दोस्तों। और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, अपने आप को इतना बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो हमारे गेस्ट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर, हम इसको गेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर का तो भाग नहीं है। जो भावनाएं हमने दबा के रखी हैं वो हमारे अतिथि हैं। और ऐसे अतिथि हैं जिसे हम चाहते नहीं है, उसके अंग्रेजी में कहते हैं अनवेलकम गेस्ट, जिसे हम न चाहते हुए भी हमारे पास आए, उसे वैसे ही अतिथि हमारे अनवेलकम गेस्ट होते हैं। तो एक तो हम इस अनवेलकम गेस्ट को अंदर दबा-दबा के रख देते हैं और उसके बाद हमें ये भय रहता है कि कहीं वो बाहर निकल के ना आ पाए। तो फिर हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों? तो पहला हुआ कि हमने दबा के रख दिया, अब दूसरा हमें ये डर है कि वो कहीं बाहर ना आ जाए, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। और व्यस्त रखने की इसलिए कोशिश करते हैं ताकि ये जो अंदर दबाए हुए ये जो अनवेलकम गेस्ट है ये बाहर ना आ पाए। और हम अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं, अपने आप हम हम में से हर लोग ये टेस्ट करके देख सकते हैं। काफ़ी बार जब हमें ऐसी चीज़ें हमारे दिल में हम घुसा के रखते हैं और हमें वो बाहर लाने में एकदम हमारी इच्छा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक किताब लेके पढ़ना शुरू करते हैं। उस किताब के शब्द हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाते पर फिर भी हम अपना दिमाग व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने दिमाग व्यस्त रखने की कोशिश नहीं की, तो जो पिछले दिन हमारी लड़ाई हुई थी जिसके साथ और हमारे ईगो को जिसने हर्ट किया था, वो हमारे हमारे दिमाग में बार-बार आएगा और हम उसका सामना नहीं करना चाहते। और वो नहीं करेंगे तो हम फिर एक टेलीविज़न ऑन कर लेंगे या फिर कोई ज़ोर-सा म्यूज़िक बजा लेंगे। तो हम कुछ भी करेंगे ताकि वो बाहर निकल के नहीं आ पाए। तो हमारी ये जो अटेंशन स्पैन है वो हम उसको किसी भी तरह से हम उसको भर के रखेंगे, चाहे वो टीवी हो चाहे मैगजीन हो, बस एक ही बात के लिए कि हमारे जो अंदर जो हमने दफना के रखे हुए हैं इस अनवेलकम गेस्ट को वो बाहर नहीं आ पाए। और इसी को ऑथर रिप्रेशन के नाम से कहता है। प्रेसिंग तो हमें मालूम है, प्रेसिंग का मतलब है दबाना, रिप्रेसिंग का मतलब बार बार दबाना मेरे दोस्तों। तो हम हमारे भावनाओं को ऐसा बार बार दबा के रखते हैं
और इस डर से जीते हैं कि कहीं ये भावनाएं, ये यादें हमें फिर बाहर आकर हमें दुखी न कर पाए। पर इसके कारण क्या होता है कि दोस्तों हम अपनी जिंदगी जी नहीं पाते, क्योंकि हम इसी डर में जी रहे हैं कि वो यादें कहीं बाहर नहीं आए। तो हमें अपना दिमाग पूरी तरह से व्यस्त रखना है। तो इस व्यस्त रखने के ये जो ड्रामा हमारा चल रहा है, उसमें हमारा ये जो हर वर्तमान का पल है वो गुजरा चला जा रहा है मेरे दोस्तों, और हमें उसका कोई ज्ञात नहीं है। तो जिंदगी तो वो ही पल है जो गुजर रहे हैं। हम वो पल के बारे में ख्याल नहीं करते हुए, जो बीते हुए पल है उससे कैसे हमें डील करना है, हमारी सारी जिंदगी इसी में गुजर रही है मेरे दोस्तों। तो ये जो रिस्पॉन्स हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो वो हमारे अंदर के दरवाजों को खोलने देता ही नहीं है। अगर हम एक बार अंदर का दरवाजा खोले, हमारी जो दुख है उसको बाहर लेकर आए, उसका सामना करें, तभी तो हमें ज्ञात होगा कि अंदर कुछ है या नहीं है। जब हम उसे देखना ही नहीं चाहेंगे और इस डर से जिएंगे कि अंदर एक बहुत बड़ा भूत है, वो होगा छोटा सा भूत, पर जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कितना बड़ा डर है आपका। पर हम इसी तरह जीते हैं। और ऐसे काफ़ी चीज़ है मेरे दोस्तों जो हम करते हैं ताकि वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाए। मैंने तो आपको छोटी-छोटी कुछ ही चीज़ें बताई, जैसे हम टीवी देखते हैं या फिर कुछ देते हैं। और इसका और भी अधिक रूप है कि आप शराब पियो या नशा करो। एक ही कारण होता है इसके दोस्तों, कि जो एडिक्शंस हम हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी लतें होती हैं, वो एक ही चीज़ के लिए होती है, ताकि हमारी ये जो डर हम अंदर छुपा के रखते हैं, वो बाहर नहीं आ पाए। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कहीं अ, अगर हम शराब पीने लगे तो वो ही एडिक्शन है। नहीं मेरे दोस्तों, आजकल तो टेलीविज़न भी एक तरह का ड्रग हो गया है। काफ़ी लोग जब टेलीविज़न देखते रहते हैं, हमें ये भी नहीं ज्ञात होता कि हम क्या देख रहे हैं, पर फिर भी हम देखते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी एक तरह का ड्रग है। हमें उसका एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन इसलिए हो गया है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम टीवी बंद करेंगे तो हम वो सन्नाटा फेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उस सन्नाटे में हमें हमारे तहों से परिचित हो जाएँगे, और वो डर जो हम छुपा-छुपा के रखे हैं, वो बाहर अवश्य आ जाएँगे। और हमारी अवस्था ये होती है मेरे दोस्तों कि कभी-कभी जैसे हम काम से वापस घर आए, और काम जब हम वर्क में थे तो हमारे साथ कुछ दुर्घटना हुई, जैसे हम अपने बॉस के साथ ही लड़ाई हो गई। उस दुःख को भूलने के लिए हम पूरा शाम, रात तक हम वो टीवी चला के रखते हैं, और काफ़ी लोग तो टीवी बंद किए बिना वहीं सोते रहते हैं। तो ये सब क्या है मेरे दोस्तों? डिस्ट्रैक्शन, रिप्रेशन, इंग्लिश में इसके काफ़ी है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि मतलब आप अपना अटेंशन एक जगह नहीं रख रहे हैं, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और रिप्रेसिंग मतलब आप चीज़ों को अंदर दबा-दबा के, दफ़ना के रख रहे हो। तो इसके लिए जो ऑथर है उन्होंने हमें काफ़ी टेक्निक दिए हैं। जब हम ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं तो हम कैसे इसमें से बाहर आ सकें। और एक चीज़ को वो उन्होंने बताया जिसे कहते हैं बेली ब्रीथिंग। बेली मतलब अपना पेट हुआ मेरे दोस्तों, ब्रीथिंग मतलब श्वास लेना। तो आप पेट से ब्रीथिंग करो। ब्रीथिंग फ्रॉम द एब्डोमेन मतलब आप जब पेट से ब्रीथ करने लगते हो, तो आपको कितना आराम पहुँचता है, इस किताब में हमें बड़े अच्छे रूप से मतलब इसका विवरण हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एक ऐसे तूफान से गुजर रहे हो, जो आपके इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशन जो आपको डुबो देंगे, तो सीधा आपका ध्यान आपकी पेट की तरफ आ जाना चाहिए मेरे दोस्तों। ऐसे समय पर जब ऐसे तूफान से आप गुजर रहे हो, तो अपने दिमाग का उपयोग ना कीजिएगा। क्योंकि इतना ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो तूफान जैसे आते हैं, उसमें अगर आप खड़े होकर दिमाग का उपयोग करने लगेंगे, तो आप इस तूफान में पूरे मिट जाओगे। तो ऐसे समय पर जब आप बहुत अपसेट हुए हो, और आपकी जो फीलिंग्स है ऊपर नीचे हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है आपकी पूरी ज़िंदगी डूब जाएगी, ऐसे समय पर आप अपने दिमाग का उपयोग ना करिए। आप ऊपर से अपना ध्यान नीचे की तरफ लाइए, और जब मैं नीचे की तरफ कहती हूँ, तो आप अपने पेट की तरफ अपना ध्यान ला लाइए, और जब आप पेट की तरफ ध्यान लाइए,
तो आप जब ब्रीथ करते हैं तो आपका पेट देखिए ऊपर नीचे होता है। तो उस समय आपको और कुछ नहीं सोचना है, जस्ट आप अपने पेट को ऑब्जर्व कीजिए, आपका पेट कैसा ऊपर उठता है और कैसा अंदर जाता है। इनहेल और एक्सहेल के साथ आपका पेट जो ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे दोस्तों, जब आप ये म्यूजिक, ये जो आपका पेट का म्यूजिक है जो ऊपर अंदर आने का, आप उसको थोड़ी देर नोटिस करोगे और आप इतना सरप्राइज फील करोगे। आप भले कोई भी इमोशन से गुजर रहे हो, दोस्तों मैंने ये प्रैक्टिस अपने ऊपर प्रैक्टिकली मैंने ये करके देखा है। इतना बढ़िया टेक्निक है मेरे दोस्तों। अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरा पूरा ईगो, मेरा प्राइड, मतलब मेरी जो इज्जत है उसकी धज्जियां उड़ गई है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसको चाटा मारूं या मुंह तोड़ जवाब दूं? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ ना करिए जिससे आप बाद में रिग्रेट करो। पहले आप सोचना बंद करो, सीधा पेट की तरफ आओ और ये जो राइज एंड फॉल ऑफ द बेली, मतलब ये जो पेट आपका उठता है और अंदर जाता है आपके श्वास के साथ, आप उस पर ध्यान दो। वो जो पेट का ये जो डांस है, आप उस डांस में एक हो जाओ मेरे दोस्तों। और इसका ये एडवांटेज है कि आपको आंख खोल कर आप ये कर सकते हैं। आपको आंख बंद करके मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चार लोगों के बीच में है और एक ऐसे इमोशनल तूफान से गुजर रहे हो, तो काफी बार हम आंख बंद नहीं कर सकते, चार लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप तब कैसे करोगे? तो अब ऐसे तूफान से अगर आप गुजर रहे हो तो आप सीधे अपने पेट की तरफ जाइए और अपने पेट के जो उतार चढ़ाव है, उस ये जो नृत्य हो रहा है यहाँ पे आपके पेट का, उस नृत्य के साथ उस तांडव में एक हो जाइएगा। और देखते देखते आपको 10-15 ब्रीदिंग साइकिल को भी देखने की जरूरत नहीं है। आप एकदम आश्चर्य हो गए मेरे दोस्तों कि ये जो तूफान आपके अंदर उठा है, वो तूफान पता नहीं कहाँ समा गया। आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा। जब प्रकृति में तूफान आती है, जैसे हम बाहर देखते हैं तूफान चल रहा है, तो क्या होता है मेरे दोस्तों? बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हम देखते हैं पेड़ की तरफ, क्या होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती है, उसकी शाखाएं होती है, उसकी शाखाओं में जो पत्तियां होती हैं वो एकदम झूमती रहती हैं, वो एकदम ऐसा लगता है कि शाखाएं टूट जाएंगी, है ना? जब आप बड़े बड़े पेड़ों की तरफ देखते हो तो तूफान के समय पर क्या होता है, आपको ये लगता है कि पेड़ की शाखाएं अब टूटने वाली है। और आपको कभी कभी ये भी लगता है कि अरे पेड़ तो बड़ा है, पर क्या क्या ये सह पाएगा इतना बड़ा तूफान? तो जब आपके मन में ऐसे इमोशंस उठते रहते हो मेरे दोस्तों, आपकी हाल भी यही है। आप भी उस पेड़ की तरफ हो जो हो तो बहुत अटल, पर ऐसे इमोशंस के ये जब तूफान आते हैं तो आपके लिए भी डाउटफुल हो जाता है कि क्या मैं ये तूफान में झेल पाऊंगा या नहीं। आपको लगता है मैं टूट के बिखर जाऊंगा। और ऐसे ही टाइम पर अगर आप तूफान में उस पेड़ की शाखाओं से अपनी नजरें हटा के धीरे धीरे, वो जो स्टेम कहते हैं ना, उसकी ट्रंक ऑफ द ट्री, मतलब ये जो पेड़ का ये जो मेन मूल रहता है ना, अगर आप वहां पर आप अपना अटेंशन लेके आओगे तो तूफान में आप देखिएगा, जब शाखाओं को देखते हो तो लगता है ये पेड़ रहेगा नहीं, पर जब वो उस पेड़ के जो आप जड़ के पास उसकी जो स्टेम रहती है, उसकी ट्रंक रहती है, उसको आप देखोगे मेरे दोस्तों, तो आपकी पूरी स्टोरी बदल जाती है। वो एकदम अटल, कुछ भी नहीं, इतने बड़े तूफान में भी, मैं बड़े बड़े पेड़ों के बारे में बात करी, एकदम अटल रहता है उसका ट्रंक, मतलब उसकी जो मेन स्टेम रहता है। शाखाएं भले इधर उधर हो रही होंगी। तो देखिए एक ही पेड़ में दो चीजें कैसे डिफरेंट रूप से फेस कर रही हैं। एक शाखाएं हैं जो तूफान में कभी भी टूटने की संभावना रखती है, पर वो जो पेड़ का ये जो ट्रंक है, जो उसका मेन स्टेम है, वो एकदम अटल रहता है, एकदम सॉलिड रहता है। इसलिए उसकी जड़ें एकदम ग्राउंड में, एकदम धरती में जड़ें काफी स्ट्रांग रहती है, इसलिए वो स्टेम उसका कहीं हटेगा नहीं। तो अगर आपका अटेंशन पूरा उस पेड़ के ट्रंक के ऊपर रहता है, ट्रंक मतलब उसका मेन भाग जो पेड़ का रहता है, तो आपको मालूम है कि वो पेड़ कहीं नहीं जाएगा। तो जब तक आपकी आपकी नजर शाखाओं पे रहती है, आपको लगता है गया ये पेड़, पर जब आपकी नजर वापस उस ट्रंक पर आती है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि ये पेड़ कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, हम भी पेड़ से कोई अलग नहीं है। हम जो हम हैं वो ऐसे हैं कि हम भी एक पेड़ की तरह हैं। चाहे वो आप खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, अपने को उस पेड़ के साथ आप तुलना कर सकते हो। जैसे मैं प्रकृति में तूफान के बारे में बात कर रही हूँ, जब हमारी ये जो मनोभावना की तूफान जब हमारे अंदर से गुजरती है, तो आप
उस पेड़ की शाखाओं की तरह आप झूमते हुए तूफान के बीच में खड़े रहने की कोशिश ना कीजिए। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दोस्तों, ना ही आप इस दिमाग का उपयोग कीजिए, ना ही अपने हृदय का। मतलब ये कि दोस्तों, दिमाग का उपयोग ना कीजिए, मतलब आप उस समय सोच विचार में ना पड़िए कि ये ठीक है या गलत है, मैं ये करूं या वो करूं। आप उस समय ये दिमाग का उपयोग ना कीजिएगा, ना ही अपने हृदय का उपयोग कीजिए। मतलब ना ही आप फीलिंग्स पे जाइएगा, क्योंकि उस समय आपके फीलिंग्स बहुत घायल रहेंगे। आपकी या तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं, या आपकी प्राइड, आपको उसकी चोट लगी है। तो उस समय पर आप फीलिंग से काम मत लीजिए कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्या मुझे चोट पहुंची है, क्या मुझे किसी ने हर्ट किया है। नहीं, तो आप यहाँ से भी काम न लीजिए, आप यहाँ से भी काम न लीजिए। तो मैं दो चीजों को मना कर रही हूँ मेरे दोस्तों, ना आप दिमाग से काम लीजिए, ना आप दिल से काम लीजिए। ऐसे समय पर आपको अपना पूरा फोकस आपको अपने पेट के पास ले जाना है, जिसे बेली बटन कहते हैं ना, नेवल कहते हैं मेरे दोस्तों। आपको सीधा वहां पे ले जाना है। और याद रखिए, जैसे कि पेड़ का ये जो बिल्कुल सॉलिड भाग उसका ट्रंक रहता है, ऐसे जब भावनाओं की जब तूफान आपके बीच चलती रहती है, तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखिए कि आपका जो अटल भाग है वो आपका पेट है। तो आप ना अपने दिमाग के पास रहिए, ना अपने दिल के पास रहिए, सीधा अपने पेट के पास आइएगा। और जैसा मैंने बोला, जो आपका पेट जो नृत्य कर रहा है ऊपर और नीचे आपके श्वास के साथ, उसके साथ एक हो जाइएगा। और आप 10 गिनती कीजिए आपके श्वास के ऊपर और नीचे, अपने पेट के ऊपर और नीचे के चढ़ाव के साथ। और 10 या 15 के बाद आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि न तूफान है, न तूफान के लक्षण है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑथर ने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, इतने सुंदर तरीके से, इतना इजी टेक्निक दिया है। इतने कितने बार मेरे दोस्तों हमारे साथ ये होता है, हम हमें एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है। ये जो मनोभावनाओं की तूफान हमें हमेशा झेलना पड़ता है। और उसमें हम क्या गलती कर जाते हैं, हम दिमाग से सोचने की गलती करते हैं, अपने दिल से सोचने की गलती करते हैं, और उसके बाद हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो हमारे पास एक विकल्प है। हमें न दिमाग से सोचने की जरूरत है, न दिल से सोचने की जरूरत है। हमें सीधा अपने पेट के पास आना है। और हमारा ये जो पेट का ये राइज एंड फॉल है, जो हमारे श्वास के साथ हमारा पेट नृत्य कर रहा है, उसके साथ आप एक हो जावें। और 10 मिनट की भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन का ये जो तूफान आपके अंदर से उठेगा, वो अपने आप एकदम शांत हो जाएगा। एक बार आप करके तो देखिएगा। जब आप एक बार करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। तो एक बार आप कर सकते हो तो बार बार कर सकते हो। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जब हम जागरूकता के साथ, माइंडफुल के साथ अपने ये जो नाभि के पास, ये जब हमारे पेट के उतार चढ़ाव के साथ जब हम एक हो जाते हैं, तब हम ये तूफान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारे भावनाएं होती हैं हमारे अंदर, वो काफी अंदर तक बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए इसलिए जब ये इनका ये तूफान उठता है, बहुत मुश्किल होता है ये हमारे लिए इसका सामना करना। तो ये तूफान कब उठता है मेरे दोस्तों? काफी बार ये जो घटना होती है, बहुत बहुत दिनों पहले बीत जाती है। हम क्या करते हैं, उसको हम, जैसे मैंने रिप्रेशन बताया था, उसको हम अंदर दबा दबा के, इतना दबा दबा के रखते हैं। फिर एक दिन वो बाहर बिल्कुल ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है, और उसका तूफान फिर हमें झेलना पड़ता है। तो भावनाओं से प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों। जब भावनाएं आती हैं, वो आती हैं, एक क्षण रहती हैं, वो चली जाती हैं। पर भावना भावनाओं के आने और जाने से प्रॉब्लम नहीं है हमें। जब हम भावनाओं के साथ आए हुए घटना को हम अंदर दबाकर उसकी रील बार 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 चला के देखते हैं, तो ये भावनाएं बार बार आती हैं, भले ही वो घटना घट नहीं रही हो। जब भी हम उस घटना को बाहर लेके आते हैं, तो उसकी रील चलाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें उस भावनाओं के तूफान का सामना करना पड़ता है। तो जब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट आ जाते हैं, कि जब ऐसे भावना आ जाते हैं, तो हमारे पास एक
टेक्निक है जो हमने अभी बताया कि हमारे पेट के राइज एंड फॉल, मतलब पेट ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, जब हम ये करते हैं तो जब हमारा तूफान निपट जाता है फिर हम देखते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, इस बार तो निपट गई मैं। अगले बार जब आपके पास ये तूफान फिर से आएगा तो आप यही सोचोगे कि पिछले बार जब आया था मैंने ये किया और ये बहुत अच्छी तरह से काम हो गया, तो इस बार जब आएगा तो फिर ठीक है, मैं दोबारा ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, एक बात ये है जो इस किताब में इतनी अच्छी तरह से उसका विवरण है कि जब ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस तूफान की तरह आते हैं और ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में भी अगर हम अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं, कैसे रिलैक्स कर पाते हैं? जैसे एग्जाम्पल बताया था कि आपके नाभि के पास जो आपका पेट है वहां पर ऊपर और नीचे उसके चढ़ाव के साथ आप वहां पे फोकस कीजिएगा, अपने दिमाग पर और दिल पर न कीजिए। जब हम ऐसे टेक्निक सीख कर ऐसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस में भी अपने को रिलैक्स करना सीख जाते हैं, तो हम अपने आप को तो बहुत मतलब अपने लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अपने लिए ही नहीं मेरे दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस में हम रिलैक्स हो सकते हैं तो हम अपना ये जो डर है अपने बच्चों को पास नहीं करते। क्योंकि दोस्तों यही होता है, जब हमारा डर हम अपने बच्चों को देते हैं, हमारे बिलीव्स हम अपने बच्चों को देते हैं। देखिए, जैसे काफी बार हम जो बच्चों से कहते हैं कि उस तरफ मत जाना, क्यों? क्योंकि कभी हमारे साथ कुछ बुरा घटा होगा, तो हमने वो अपना फेस नहीं किया, हमें नहीं मालूम कि उस इमोशंस को हम कैसे झेलना है, तो हम उसको बिलीफ के रूप में अपने बच्चों को दे देते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो जब हम अपने इमोशंस के साथ अब डील करना सीख जाते हैं कि भले ही कैसा भी हो इमोशंस, हम रिलैक्स हैं, तो हम बच्चों पर वो बिलीफ्स लादना बंद कर देते हैं। तो हमारे लिए ये लाभदायक नहीं है मेरे दोस्तों, हमारे बच्चों के लिए भी ये लाभदायक है। और हम जब हम डरते हुए भी, जैसे ये सारे इमोशंस आ रहे हैं, डर के इमोशंस आ रहे हैं, और अगर हम उसको सप्रेस करते जाए कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारे चारों ओर देखे, सप्रेस तभी तक कर सकते हैं दोस्तों जब तक वो बार बार ऊपर आकर एक्सप्लोड ना हो जाए। फिर जब एक बार एक्सप्लोड हो जाता है तो वो जो डर हम फेस करते हैं, वो तूफान की तरह, मैंने बताया वो तूफान की तरह होता है, वो हमें नष्ट कर देता है। और जब वो हमें नष्ट करके चला जाता है, वो हमारे ऊपर और बुरा इम्पैक्ट, उसका उसका जो रिजल्ट होता है हमारे ऊपर और भी बुरा होता है। पर अगर हम शुरू से ही हमारे इमोशंस को धीरे धीरे हैंडल करने की आदत कर लेते हैं, तो जब वो हमारे परिवार के साथ भी होता है, तो हमें मालूम है कि हमने अपने साथ इसको कैसे हैंडल किया था। अब हम अपने बच्चों को भी हम कैसे बता सकते हैं। तो हम, जब हमारे बच्चे ऐसे इमोशंस, जैसे अपने बच्चे स्कूल से वापस आए या कॉलेज से वापस आए, उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ और वो बहुत दुखी हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भूल जाओ, आ जाओ खाना खा लो, ऐसा तो सबके साथ होता है, हम जी नहीं रहे क्या? ऐसे नहीं। हम जिस तरह अपने साथ हमने बड़े केयरफुल उसको हैंडल किया है, हम ये सीख जाते हैं कि हमें उस टेक्निक को, उस विद्या को अपने बच्चों के साथ भी बांटना है। तो हम उनको कहते, देखो बेटा, कोई बात नहीं है, आपको बुरा लग रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो अगर बच्चा कहता है मम्मी मैं होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप उनके साथ बैठ के, कोई बात नहीं बेटा, अपने पेट की तरफ ध्यान दो, धीरे धीरे अपने पेट के उतार चढ़ाव के साथ उस वहां पर जागरूकता रखो। ये जो टेक्निक है मेरे दोस्तों, आप बच्चों को धीरे धीरे सिखा सकते हैं। आप बच्चों को जितनी जल्दी सिखाएंगे, वो उतनी जल्दी उसका उपयोग करके अपने आगे आने वाले जिंदगी में वो सामना करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। और क्योंकि वो उन्होंने आपको देखा हुआ ऐसे करते हुए, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि पिछली बार जब मम्मी के साथ ऐसे हुआ था तो मम्मी ने भी तो यही कहा था, मम्मी ने भी ऐसे ही किया था, कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं धीरे से अपने नाभि के पास अपने पेट का उतार चढ़ाव देखूंगी। तो बच्चे हम अपने को बहुत गौर करते हैं, वो बहुत केयरफुली देखते हैं। जब वो ये देखते हैं कि माँ बाप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, इमोशंस को अच्छी तरह हैंडल करने का ये मतलब नहीं है मेरे दोस्तों कि हम उसको दबा दबा के अंदर ठूस दे। उसको उसको पूरी तरह याद करते हुए भी हम रिएक्ट नहीं होए, तो वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो सिखा रहे हैं। तो जब हम ये सिखाते हैं कि बेटा हमारे पास माइंडफुलनेस टेक्निक है, हम इस तूफान से गुजर सकते हैं, तो क्योंकि वो देखते हैं कि माँ बाप भी इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। और उनको मालूम है
कि मेरे माँ बाप मेरे बगल में हैं और जब भी मेरे पास ऐसी भावनाओं की तूफान उठेगी तो मेरे मदर फादर मुझे हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक ये किताब में बताया है, इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये आपके लिए ही नहीं, ये आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए भी काम करेगा। तो मेन ये है कि ये जो ये जो भावनाओं की तूफान में जब आप गिर जाते हो तो उस समय आप शांति कैसे ला सकते हैं, इस तूफान में शांति। और ये इस तरह की भावनाओं के तूफान में एक ही तरह शांति ला सकते हैं मेरे दोस्तों, कि आप अपना ध्यान दिमाग पर नहीं रखिए, न दिल पे रखिए, सीधा आप नाभि के पास लेकर आ जाइएगा। तो किताब में मतलब इतने अच्छे से इसका जिक्र किया है मेरे दोस्तों। तो एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि जब तूफान आता है, तो जब तूफान निपट जाता है तो हमें नीला आसमान एकदम हमारे सामने हमेशा रहता है, नीला आसमान। अम, तो इसी तरह जैसे हमारे जिंदगी में जो ये नेगेटिव इमोशंस की जब तूफान आते हैं, तो एक बात हमें हमेशा अपने मन में रखना है। ठीक है, वातावरण आपको अच्छा नहीं लग रहा है, काफी क्या कहते हैं उसको, काफी धुआं है या फिर आसमान में बादल हैं, पर ये सब समय की बात है। जब वो हटेंगे तो आपको वो नीला आसमान दिखेगा। इसी तरह जिंदगी में भी ये जो नकारात्मक भावनाओं की जब तूफान उठती है, उस समय हर एक को लगता है कि मैं इस तूफान से नहीं गुजर पाऊंगा। पर जब आदमी को धीरज रहता है, जब उसको मालूम है कि मेरे पास टेक्निक है, मैं इस तूफान में से शांति से बाहर आ सकता हूँ, मुझे ये मुझे संभावना है कि वो नीला आकाश मुझे दिखेगा। तो जब आदमी के पास वो धैर्य रहता है, वो सीधा अपने टेक्निक के पास जाके आराम से, इतने तूफान में भी वो आराम से अपने माइंडफुलनेस ब्रीथिंग, ये जो एब्डोमेन ब्रीथिंग, जो इस किताब में एब्डोमेन ब्रीथिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, बेली ब्रीथिंग, उसके द्वारा आराम से वो किस तरह शांति से इस तूफान से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों, यह आज जो हमारा समाज है, हम सब सुरक्षित रूप से जीना चाहते हैं, पर हमारा डर क्या है? बाहरी डर से हमारा डर आंतरिक रूप से हमारा डर है। डर हम अपने भावनाओं से रहे हैं, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो मनुष्य की बात हो। हम सब सेफ्टी की बात करते हैं कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, पर हम ये नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे सुरक्षा चाहिए। देखिए, आप कोई भी देश को देखिए, बॉम्ब कितने बॉम्ब तैयार कर रहे हैं, मिलिट्री फोर्सेस, जेट फाइटर्स इस पे पैसा लगा रहे हैं। पर लोगों को ये सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको सुरक्षा किससे चाहिए। आपको, आपकी ये जो सुरक्षा है वो बाहर के ये जो जेट बॉम्बर है, ये जो आर्मी है, ये बॉम्ब है, वो मनुष्य की सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर मनुष्य को सुरक्षित रहना है तो उसको अपने आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो कोई भी मिलिट्री या बॉम्ब नहीं कर सकता। आपकी सुरक्षा सिर्फ एक ही चीज है, जैसा वो हमने बताया, श्वास, जागरूकता के साथ आपका श्वास लेना ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और धीरे धीरे इसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैंने कहा और कल आप उसका यूज करने लगे। इसके लिए धीरे धीरे आपको अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो ये जो भय है, ये जो डिप्रेशन है, ये जो दुख है, ये बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट जैसा है। जैसे हमारे जो जिंदगी में इतने भावनाएं आती हैं, इसमें से ये जो गार्बेज कहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, पर भले ही ये वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमें बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी हम बड़े प्यार से, बड़े उपयोगी रूप से उसको हम अपने भलाई के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ में हम कुछ ना कुछ लेसन्स जरूर सीखते हैं, और यही इस किताब में बड़े बड़े अच्छे रूप से मतलब एक्सप्लेन किया है। तो ये बताया गया है कि जब हम सांस लेते हैं, तो आप हर एक सांस को जब अंदर लेते हैं और हर एक सांस को आप बाहर लेते हैं, आप हमेशा उसको याद न रख पाए, पर हर कुछ क्षण मिनटों में एक बार अपने श्वास पर ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये आपकी आदत सी बन जाएगी। और जब आप ये देखते हैं कि
जब आप श्वास पर ध्यान देते हैं तो आप सोचते नहीं हैं, क्योंकि श्वास पे ध्यान रखने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं रहती, आपको श्वास में जीना पड़ता है। तो जब आप कहते हो कि मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ, ये कोई सोच नहीं है, ये आपकी रियलिटी है। तो ये आपकी रियलिटी है, मतलब आप जी रहे हो, आप जिंदगी जी रहे हो, आप अपने श्वास के माध्यम से जिंदगी जी रहे हो। तो इतने जागरूकता से साथ आप जब जिंदगी जीते हो तो हर पल आप उसका महसूस करने लगते हो, और ये जिंदगी का चमत्कार है। और ये चमत्कार, ये जिंदगी के चमत्कार को महसूस करना, आप उसके लिए आपका एक माध्यम है श्वास। तो जीना, जिंदगी जीना एक बहुत ही अद्भुत चीज है मेरे दोस्तों, और उस अद्भुत चीज का अनुभव करने के लिए आपको वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बड़ा चमत्कार है। हम सब ये देख सोचते हैं कि चमत्कार कहीं हो रहा है, कहीं जाने से चमत्कार होगा, हमें कहीं पाने से चमत्कार होगा। हमारे जिंदगी में हर पल, हर क्षण एक चमत्कार हो रहा है, और हम उस चमत्कार से कनेक्टेड ही नहीं है। और वो चमत्कार क्या है? वो चमत्कार हमारी जिंदगी ही है। श्वास, हर श्वास लेना ही एक चमत्कार है मेरे दोस्तों। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उस बच्चे को ऐसे उठाकर जब अपने पास रखते हैं, तो वो चमत्कार ही तो है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको खजाना मिला? नहीं, एक छोटा बच्चा अपना इस दुनिया में आकर वो श्वास ले रहा है। उस बच्चे के लिए श्वास ही उसकी सबसे बड़ा चमत्कार है। और जो आदमी अपने मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, उसके लिए क्या चमत्कार है? एक और श्वास उसके लिए चमत्कार है। हम सोचते हैं दोस्तों कि एक बड़ा पैसों का भंडार आ गया तो चमत्कार हो जाएगा, या फिर हमारे मेडिटेशन, जो हम ध्यानी है, थर्ड आई ओपन होते एक चमत्कार हो जाएगा, एस्ट्रल ट्रैवल करने से चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो हमारी जिंदगी है मेरे दोस्तों। जो हर श्वास एक्सक्यूज मी, जो हर श्वास हम ले रहे हैं, वही एक चमत्कार है। और वो चमत्कार हमारे आंखों के सामने होते हुए भी उससे हम कनेक्टेड नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है ना मेरे दोस्तों। अगर आप ये सोचिए, इस किताब में ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, और मैं जरूर ये उदाहरण का जिक्र यहाँ करना चाहूंगी कि अगर आप चंद्रमा पर गए, आप एक स्पेस क्राफ्ट में गए चंद्रमा पर, और आपका स्पेस क्राफ्ट खराब हो गया और चंद्रमा पे अटक गए, तो क्या चाहेंगे आप हर रोज एक ही सपना देखेंगे कि मैं काश इस भूमि पर आकर एक सांस यहाँ पर ले पाता, यहाँ की मिट्टी पर मैं 2 कदम चल पाता। तब चमत्कार का क्या मतलब है हमें सही ढंग से समझ में आता है मेरे दोस्तों। तो ये सब इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि पार्टी पार्टी करने के लिए हमें कोई रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, वहां पे हमें कोई महंगी शराब या महंगा रेस्टोरेंट में वहां जाकर हम सेलिब्रेट करेंगे तो ही पार्टी होती है। पर हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जिंदगी में हर एक क्षण, जब हम एक श्वास लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं, हम उस पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे कनेक्टेड ही नहीं रहते हैं। और इसलिए कनेक्टेड नहीं रहते हैं क्योंकि हम जागरूकता से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो ऐसे कितने चमत्कार पल हम खो रहे हैं, पर हम इसीलिए वेट कर रहे हैं कि जिंदगी में कुछ चमत्कार होगा, पर जो चमत्कार हमारे सामने हो रहा है उसका हमें एकदम ख्याल नहीं है मेरे दोस्तों। तो जब हम ये फियर के बारे में इस किताब में जो ऑथर ने बताया है कि फियर जो है हमारे शरीर में, अगर हमने उसको एड्रेस नहीं किया, अगर हमने उसको समूल रूप से उसका सामना करने की कोशिश नहीं की, तो वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर हो जाता है। हमारा स्ट्रेस होता है, फिर टेंशन होता है। तो जो भी डर होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है हमारे शरीर में। कोई भी चीज के लिए जब भी हमारे शरीर में कुछ हो रहा है मेरे दोस्तों, चाहे वो शारीरिक रूप से रोगी हो, चाहे वो मानसिक रोगी हो, कोई भी तरह की जो ये रोग होता है, जब भी कुछ होता है इस सृष्टि में, तो उसके लिए आराम की जरूरत रहती है। किसी भी कोई भी रुकमत के लिए, रुकमत मतलब आपका रोग जो है, उसके लिए आराम करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे जंगल में पशु पक्षी होते हैं, जब उनको चोट लगती है तो वो क्या करते हैं?
वो जाके धीरे से एक कोने में लेट जाते हैं और ऐसी जगह पर जगह देखकर लेटते हैं जहाँ पे कोई उनको डिस्टर्ब न करे, और वहां पे पता नहीं वो कितने दिन के लिए ऐसे मतलब रेस्ट करते ही रहते हैं। वो कोई खाने की चिंता नहीं करते हैं वो, कि मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, मैं कितने 4 दिन जिनसे मेरा क्या होगा। नहीं, वो बस वहां पे बैठ कर वो उस कोने में, उस जंगल के ऐसे कोने में जाते हैं जहाँ वो सुरक्षित रहेंगे, और वहां पर वो कई दिनों तक ऐसे रेस्ट लेते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आराम करने से शरीर की जो हीलिंग प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली उसको वो बड़े नेचुरल रूप से वो ठीक हो जाएंगे। तो जब भी पशु या पक्षी रोगी होते हैं या उनको चोट लगती है, तो इस तरह वो अपने आप को फिर सामान्य रूप से ले आते हैं। पर हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमें डर लगता है, जैसे रोग ही छोड़ दीजिए, जब भी हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही डर लग रहा है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम भाग कर फार्मेसी जाते हैं, मेडिकल शॉप जाके ड्रग्स लेके आते हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयां लेके आते हैं, डिप्रेशन की दवाइयां, हाँ, या फिर एंजाइटी की दवाइयां। हम हम पशु पक्षियों की तरह चुपचाप एक तरह जाकर लेट कर अपने आप को वापस कंडीशन में लाने की हमने कभी कोशिश करी नहीं है। हमें डीप रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन, जो पशु पक्षी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो रिलैक्सेशन ही तो है। तो हमें भागने की इतनी आदत हो गई है कि हम अपने को उस रेस्ट के अलावा सब कुछ देते हैं। अगर डर भी लग रहा हो, मानसिक रोग भी हो, तो जाएंगे तो सीधे दवाइयां ही खाएंगे। तो ये जो डीप रिलैक्सेशन जब हमें समझ में आ जाता है कि जब भी, चाहे वो मानसिक भावनाओं का हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, तो ये डीप रिलैक्सेशन जो रेस्टिंग है, वो हमारे मन के लिए और शरीर के लिए बहुत जरूरी है हील होने के लिए। तो हमें अपने शरीर को रिलैक्स करना है, धीरे धीरे हमारे शरीर का हर एक भाग को हमें अटेंशन देना है, उसको प्यार से। प्यार, इस दुनिया में प्यार ही एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हर भावनाओं से कई ज्यादा ऊपर है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्यार से हील नहीं होती मेरे दोस्तों। हम लोग ने कितना पढ़ा है, पर हम पढ़ते तो है, पर क्या हम सच्ची अपने आप को उस तरह से ट्रीट करते हैं? तो जब भी हमें ये लगे कि हम अपने नकारात्मक भावनाओं के तूफान से गुजर रहे हो और हम ये नहीं नहीं सह पाएंगे, अगर हमें बहुत मुश्किल होता है, तो नंबर 1 मेरे दोस्तों, बेली ब्रीथिंग हमने देखा, और दूसरा, आराम से कहीं लेट जाइएगा और धीरे से अपने शरीर के हर एक पार्ट पर बड़े प्रेम से उसको उसको अटेंशन पहुंचाइए। ये डीप रिलैक्सेशन जो, जब आप लेट कर अपने शरीर के हर भाग पर ध्यान देने लगते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक। एक्चुअली मैं डीप रिलैक्सेशन टेक्निक का मेडिटेशन भी यहाँ पे करवाना चाहती थी, पर देखती हूँ समय के अभाव से शायद हो पाए या नहीं हो पाए, मुझे मालूम नहीं। पर आप जरूर, जब भी आपको ऐसे लगे तो जरूर आप डीप रिलैक्सेशन कीजिएगा। वो कोई मुश्किल बात नहीं है, उसमें मतलब 10-15 मिनट लगते हैं। अगर आप रात को सोने के पहले करेंगे तो और भी अच्छा है। इस किताब में तो बहुत ही डिटेल से उसका विवरण दिया गया है। तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप ऑफिस में बैठे हैं तो वहां भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं मेरे दोस्तों। आप बिल्कुल एक एक पार्ट अपने शरीर के ऊपर से, एक एक पार्ट पर आप गौर कीजिएगा। और जैसे कि अगर आपने आंखों पर गौर किया, तो आप श्वास अंदर लेते हुए अपने आंखों को फील कीजिएगा, और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने आंखों को रिलैक्स कीजिएगा। इसी प्रकार आप शरीर के एक एक पार्ट को आइए, श्वास को अंदर लेते हुए जागरूकता के साथ उस पार्ट को फील कीजिएगा, और फिर श्वास को छोड़ते हुए उस पार्ट को रिलैक्स कीजिएगा। ये डीप रिलैक्सेशन जो टेक्निक है मेरे दोस्तों, मैं काफी दिनों से, काफी सालों से इसका उपयोग कर रही हूँ। और जब जैसा कि आप में से काफी लोग को मालूम है, मैंने लास्ट ईयर तक मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में रही हूँ, और ऐसे कई टाइम पर जब ऑफिस के काम से या कुछ भी ऐसा लगता था कि ये जो भावनाएं हैं ये एकदम तूफान की तरह मेरे शरीर को कहीं या मेरे मन को कहीं उड़ा के ले जाएंगे, ये जो टेक्निक मैंने बताया आपको, डीप रिलैक्सेशन, ऑफिस में आप चेयर पर बैठकर भी आराम से ये टेक्निक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक है बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
पर ये 10-15 मिनट इसके जरूर लग जाते हैं आपको, और बिना 10-15 मिनट के इसका इफेक्ट भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत थक गए, आपको नींद नहीं लग रही इसलिए कि क्योंकि आपका मन बहुत मतलब बहुत ही टेंशन में है, या आप किसी चीज के बारे में काफी सोच रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इस किताब में दी है, अमेजिंग है। अब तो वो मुझे याद हो गई है बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी बार रात को सोने के पहले एक बार आंख बंद करके बिल्कुल करती हूँ। और ऑनेस्टली मेरे दोस्तों, जब तक मैं शरीर का आधा भाग भी नहीं होता, मैं आ जाती हूँ, तो काफी बार मुझे नींद भी लग जाती है। और नींद नहीं भी लगी तो आपको बहुत आराम मिलेगा। आराम इसलिए मिलेगा क्योंकि आपकी ये जो भावनाएं हैं वो आपके शरीर पर कितना इफेक्ट कर रही हैं, आप उस डीप रिलैक्सेशन में आप महसूस करेंगे। एक एक पार्ट को जब आप रिलैक्स करते हैं तो इतना डिफरेंस मालूम पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये किताब इसलिए पिक किया क्योंकि फियर जो है वो हर एक को घेर लेता है मेरे दोस्तों। हम सब चाहते हैं कि हम फियर के परे रहे, पर जो डर है, जो भय है मनुष्य में, वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में आ सकता है। तो हम हमारे बाहर के जो सराउंडिंग्स है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना मेरे दोस्तों, उस पे हमारा क्या कंट्रोल है। पर जो कंट्रोल हमारे पास है वो हमारे अंदर है। तो वो जो हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, हम बाहर के एनवायरनमेंट को नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम ये एक दो टेक्निक्स अगर सीख लें, और ये जो किताब है वो बहुत ही छोटी किताब है, कभी कभी हम किताब को देख के सोचते हैं कि 400 पेज की किताब है, हम कब पढ़ेंगे इसको। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है। मैंने ये ऑथर की काफी किताबें पढ़ी हैं, पर ये किताब मैंने सोचा मैं जरूर जिक्र करूंगी, क्योंकि दोस्तों ये 4 महीनों से ये जो कोरोना का एटमॉस्फेयर है, मेरे पास जैसे जैसे काउंसलिंग के लिए लोग आ रहे हैं, मैं इस किताब से कितने टेक्निक्स मैंने यूज किए हैं इस काउंसलिंग में, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे अगर ये सबसे शेयर कर सकूं, तो एटलीस्ट अगर आपको कुछ याद नहीं रहे तो 2 चीज आप याद रखिएगा। एक है बेली ब्रीदिंग, उसको आप एकदम ना भूलिएगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है मेरे दोस्तों, बेली ब्रीदिंग। जस्ट पेट के पास अपना ध्यान एकदम सोचिए मत। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब आपकी मनोभावनाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, दिमाग मत लगाइए। उस समय अगर दिमाग लगाएंगे मतलब आप पेड़ के शाखाओं से सोच रहे हैं। दिल मत लगाइएगा, आप पेड़ के पत्तियों से सोच रहे हैं। पेड़ की शाखाएं पत्तियां बहुत डेलिकेट रहती है तूफान में, सीधा आपको पेड़ के ट्रंक के पास जाना है, वो है आपका पेट। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको गारंटी देती हूँ, आप कोई भी सिचुएशन से आप गुजर रहे होगे, 15 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, आप वहां से बाहर आ जाओ। इतना इजी टेक्निक है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं इस किताब से वही चीज आपसे शेयर कर रही हूँ जो अपने बहुत ही हमारे लिए अपने लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है। और रात को सोते वक्त या मीटिंग के बीच में भी अगर 4 लोगों ने आपको 4 बातें कही है, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है जो एक एक पार्ट पर आप थोड़ा सेकंड श्वास अंदर लेते हुए गौर कीजिएगा, जागरूकता के साथ श्वास छोड़ते हुए उस पार्ट को रिलैक्स कीजिए। इतना बढ़िया काम करता है मेरे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसका कि आपको आप सकुशल अपने भावनाओं के तूफान से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो किताब थी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी आशा है कि आपको जरूर उसका उपयोग आप कर पाएंगे आपके जीवन में। आई थिंक मेरा टाइम एकदम 2 मिनट बजे हैं, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और वापस होस्ट को मैं हैंड ओवर कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच होस्ट, आई विल हैंड इट ओवर टू यू बैक। Madam, we request you to continue with the meditation, madam. ओके ओके। We will do the meditation session and we will conclude, madam. About the breathing exercise, if we do practically means that we can get the result, madam. Okay. But theory, as you said, we will sit in meditation for 15 minutes so that we can conclude. Okay, it will take around 10-12 minutes. Is that all right? Yes, ma'am. It is all right, ma'am. You can carry on for 15 minutes so that after 15 minutes we will close the session. Okay. Okay. Thank you very much. So, my dear friends, मैं ये जो डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो अभी कराने वाली हूँ, आप लोग आनापानसति मेडिटेशन में मत बैठिएगा। ये आनापानसति मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि आपको बहुत गौर से मैं जो बता रही हूँ वो आपको सुनना पड़ेगा। तो आप जहां भी बैठे हुए हो, या फिर अगर आप लेट सकते हो तो लेट जाइएगा। आप जमीन पे लेट जाइए, बिस्तर पे लेट जाइए, आप जहां भी हो आप आराम से लेट जाइए। अगर नहीं लेट पाएंगे तो कुर्सी पर आराम से बैठ जाइएगा। पैर हाथ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों।
एकदम जैसे है पैर वैसे ही रहने दीजिएगा, हाथ एकदम खुला रखिएगा. You don't have to cross your feet or hands. एकदम, this is not anapanasati meditation, so this is deep relaxation exercise, my dear friends. आप जहां भी हो आराम से जमीन पे लेट जाइएगा, बिस्तर पे लेट जाइए, कुर्सी पर आराम से पसार के बैठ जाइए. just be comfortable. आप आराम से कंफर्ट हो जाइए. अब मैं आपको डीप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाती हूँ मेरे दोस्तों. आप जस्ट मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा. एकदम अपने शरीर को कंफर्टेबल कर लीजिए मेरे दोस्तों. अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए. हमें कहीं नहीं जाना, कोई बात की जल्दी नहीं है मेरे दोस्तों. एकदम कंफर्टेबल. अगर आप जमीन पर लेटे हुए हो तो एक बार अपने शरीर से जमीन को फील करिएगा, क्योंकि आपकी पीठ जमीन पर होगी. तो एक बार जमीन को फील कीजिए, आपके पीठ पर जमीन कैसे लग रही है. और आराम से धरती में समा जाइएगा. अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं तो एकदम अपने शरीर के नीचे बिस्तर का महसूस कीजिए और आराम से बिस्तर में समा जाइए. अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाइएगा और कुर्सी को महसूस कीजिए. एकदम रिलैक्स. आप जहां भी हो वहां पे एकदम सिंक हो जाइएगा, मतलब समा जाइएगा. जहां भी हो एकदम उसमें मिल जाइए. बिल्कुल रिलैक्स्ड. अब धीरे से आप अपना ध्यान अपनी श्वास पर दीजिएगा. अपने नाभि की तरफ, मतलब आपके बेली बटन की तरफ आइएगा. अपना ध्यान, जो आपका पेट है, आपके श्वास के साथ धीरे से ऊपर उठता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है. तो आप बस अपने पेट के उठने और अंदर जाने पर गौर दीजिएगा दोस्तों. धीरे से श्वास लीजिएगा और हर श्वास के साथ जो आपका पेट है उसको उठते हुए और गिरते हुए फील कीजिएगा मेरे दोस्तों. हर श्वास के साथ आपका पेट ऊपर उठते हुए और गिरते हुए महसूस कीजिए. हर श्वास के साथ पेट को उठते हुए और गिरते हुए महसूस कीजिए. श्वास को लेते हुए धीरे से आपके जागरूकता को आंखों तक ले आइए. आंखों पर फोकस कीजिए मेरे दोस्तों. श्वास को छोड़ते हुए आंखों को रिलैक्स कीजिए मेरे दोस्तों. आंखों को धीरे से रिलैक्स कीजिएगा. आपके आंखों के चारों ओर छोटी छोटी मसल्स पूरा दिन आपके साथ काम करती रहती हैं, तरह तरह के आकार देखने के लिए, तरह तरह के रंग देखने में आपकी कितनी सहायता करती हैं. अब उस आंखों को थोड़ा आराम दीजिए मेरे दोस्तों. अब उस आंखों को अपना प्यार,
और ग्रैटिट्यूड दीजिए मेरे दोस्तों। प्यार और कृतज्ञता अपने आंखों तक पहुंचाइए मेरे दोस्तों। धीरे से श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आंखों को रिलैक्स कीजिए मेरे दोस्तों। श्वास को अंदर लेते हुए पूरी जागरूकता के साथ अपने आंखों को गौर कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने आंखों से मुस्काइए। स्माइल विथ योर आईज। धीरे धीरे अपनी जागरूकता अपने माउथ या अपने मुंह के पास लेकर आइए। श्वास को अंदर लेते हुए अपनी जागरूकता अपना फोकस अपने मुंह की तरह। श्वास को छोड़ते हुए माउथ को रिलैक्स कीजिए। आपके मुंह के चारों ओर जितने भी मसल्स है उसको रिलैक्स कीजिए मेरे दोस्तों। आपके जो होंठ हैं वो एक फूल की पंखुड़ियों की तरह हैं। आपके होठों पर एक मुस्कान लाइए मेरे दोस्तों। मुस्कान से आपके मुंह के चारों ओर जितने मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपके होठों को मुस्कान लाइए मेरे दोस्तों। आपके गालों के सारे मसल्स को रिलीज कीजिए, रिलैक्स कीजिए। एक बार श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए आपके समस्त चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। श्वास को अंदर लेते हुए आपके अवेयरनेस को आपके कंधों तक ले आइए, शोल्डर्स। श्वास को अंदर लेते हुए आपके शोल्डर्स पर फोकस कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आपके कंधों को रिलैक्स कीजिए मेरे दोस्तों। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपके कंधों को फ्रीली छोड़ दीजिए। कंधों में हम बहुत टेंशन उठाते हैं। हर दिन कंधे हमारे लिए कितना टेंशन झेलते हैं। कंधों को रिलैक्स कीजिए मेरे दोस्तों। श्वास को अंदर लेते हुए कंधों को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए। धीरे से अपने बाहों की तरफ अपनी जागरूकता लाइए। Become aware of your arms. श्वास को अंदर लेते हुए अपने बाहों को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने बाहों को रिलैक्स कीजिए। अपने पूरे हाथों पर गौर कीजिए। आपके कलाइयों पर गौर कीजिए। आपकी उंगलियों पर गौर कीजिए। हाथों के जितने मसल्स हैं सबको रिलैक्स करके छोड़ दीजिए। आपकी उंगलियां पूरे दिन आपके लिए काम करती हैं। श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। धीरे से आपकी जागरूकता अपने हृदय तक लेके आइए मेरे दोस्तों। श्वास को अंदर लेते हुए अपना फोकस हृदय की तरफ लाइए।
श्वास को छोड़ते हुए आपके हृदय को रिलैक्स कीजिए। आपने अपने हृदय पर कभी गौर नहीं किया। आप अपने हृदय को कभी भी नेग्लेक्ट करते आए हैं। जो एंजाइटी, स्ट्रेस आप लेते हैं, उससे आपका हृदय तड़पता है। आपके लिए आपका हृदय रात और दिन काम करता है। अपने हृदय को जागरूकता से फील कीजिए मेरे दोस्तों, और श्वास को छोड़ते हुए अपने हृदय को रिलैक्स कीजिए। श्वास को अंदर लेते हुए ये सोचिए कि मैं अपने हृदय को अच्छी तरह जानता हूँ। श्वास को छोड़ते हुए अपने हृदय से मुस्काइए। मुस्कुराहट से आपके हृदय को राहत मिलेगी। श्वास को अंदर लेते हुए अपनी जागरूकता अपने पैरों की तरफ लाइए। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों पर गौर कीजिए। आपकी जांघें, आपके घुटने, आपके पैर, पैरों की उंगलियां, पैरों के मसल्स, सबको प्यार भेजिए। पूरा दिन आप इस पर खड़े रहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए इनको रिलैक्स कीजिए। प्रेम से अपने पूरे पैर को महसूस कीजिए। अपने जांघें, घुटने, नीचे के पैर, पैरों की उंगलियां, पैरों के तले, सब महसूस करते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को छोड़िए। अब आपका पूरा बॉडी एकदम लाइट फील कर रहे हैं। आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पानी में तैर रहे हैं। पानी के ऊपर आप फ्लोट कर रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम बादल की तरह महसूस कर रहे हैं। आकाश में बादल कितना फ्री घूमते हैं। आप अपने को एक बादल की तरह इतना फ्री महसूस कर रहे हैं। बादल की तरह इतना लाइट महसूस कर रहे हैं। पूरा शरीर एकदम उड़ रहा है। अपने शरीर को फ्री महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपके अवेयरनेस को अपने ब्रीदिंग पर लाइए। अपने पेट की तरफ लाइए। आपका पेट जो हर श्वास के साथ ऊपर और नीचे हो रहा है। अब आपका श्वास इतना धीमा हो गया है कि आप अपने पेट के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, जो बहुत धीमी गति से ऊपर नीचे हो रहा है।
धीरे धीरे अपने अवेयरनेस को अपने हाथों और पैरों की तरफ लाइए। थोड़ा अपने पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियों को थोड़ा मूव कीजिएगा। और आप जहां भी हो तुरंत मत उठिए, धीरे धीरे उठिएगा। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो धीरे से सीधा होइए। अगर आप जमीन पर लेटे हैं या बेड पर लेटे हैं तो धीरे से उठिएगा। एकदम जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लेकर धीरे से उठिए, या फिर न भी उठना चाहे तो ठीक है। अब अगर आप चाहे तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आशा करती हूँ कि ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक से आप कहीं भी कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं होस्ट को ये प्लेटफॉर्म देती हूँ। थैंक यू।